वेलकम टू एडू बाई फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो जनरल अवेयरनेस है, जो कि पार्ट ए में आता है और DSSB एग्ज़ाम्स में। और हम यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये अदर एग्ज़ाम्स में भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। इंडिया की जो पहली बस चलाई गई ये महाराष्ट्र डे पे इस डिजीज़ के लिए कोविड-19 के लिए, वो किसका इनिशिएटिव था? तो वो इनिशिएटिव था C19 टास्क फोर्स ऑफ IIT एलुमनी काउंसिल का। और इस बस में जो कोविड-19 टेस्ट बस चली उसमें जो फैसिलिटीज़ दी गई थी वो थी इजीली अफोर्डेबल एसेस हो सकता था, रैपिड टेस्टिंग थी पीपल्स की, और ये मोस्टली डेंस अर्बन एरियाज़ में किया जाता था, और लार्ज स्केल टेस्टिंग थी ड्यूरिंग मानसून। IIT C19 टेस्ट बस जो किसके ऊपर बेस्ड थी? कोडी टेक्नोलॉजी स्टैक के ऊपर ये बेस्ड थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ ऑनर नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग विंग विद द कंपैरेटिव वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेडल टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी? तो किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग को अवार्ड दिया था या फिर मेडल दिया था 75th एनिवर्सरी पे, जो विक्ट्री थी किनकी? नाजी जर्मनी के ऊपर। तो जो रशियन प्रेसिडेंट थे उन्होंने ऑनर किया था नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग को, और रशियन प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन ने। द मेडल वॉज अवॉर्डेड टू किम जोंग फॉर द रोल ही प्लेड इन सेफ गार्डिंग द मेमोरीज ऑफ सोवियत सोल्जर्स हु डाइड इन द टेरिटरी ऑफ नॉर्थ कोरिया। तो ये इसलिए दिया गया था, उन्होंने जो रोल प्ले किया था एज अ सेफ गार्डिंग। रशिया, अगर हम बात करें, रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को, और करेंसी है हमारा रशियन रूबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2020? तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2020 की क्या थीम रखी गई? हमें पता होना चाहिए जो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है वो 5 मई को हर साल मनाया जाता है। और ये किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस है? क्या इम्पोर्टेंस वर्ल्ड हाइजीन डे में होती है कि जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर कोई भी हेल्थ वर्कर्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई भी वो इस जो इन्फेक्शन चल रहा है आजकल उससे प्रोटेक्ट हो सके। और इसके 2020 में जो थीम रखी गई वो थी सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। इसका जो मेन आइडिया था इस दिन के ऊपर वो था कि मोस्टली जितने भी इफ़ेक्टिव एक्शंस हैं इस कोविड-19 की इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हाथ धोकर वो दूर किए जाएं। नेक्स्ट है, यूसुफ हुसैन हैज़ बीन बैंड फॉर लाइफ following his conviction on multiple match fixing and associated corruption charges he is associated with which of the following support? तो जो ये इजिप्ट के थे यूसुफ हासिम, इनको जो टेनिस गेम था, प्रोफेशनल टेनिस जो होता है, उसको लाइफ लॉन्ग कन्विक्शन बैन कर दिया गया बिकॉज इन्होंने मैच फिक्सिंग की थी। तो जो टेनिस इंटीग्रिटी यूनिटी है उन्होंने पाया कि उन्होंने 21 ब्रीचेस किए थे 2015 से लेकर 2019 के बीच में, इन्होंने रूल्स तोड़े थे एंटी करप्शन जो, और साथ ही साथ औरों को भी उकसा रहे थे कि इस कैंपेन में भाग लो और ऐसे ऐसा करो। ठीक है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलंबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना एंड द पोटोहो खेल विकास योजना इन मई 2020? तो जो ये योजनाएं लॉन्च करने वाला राज्य कौन था? झारखंड गवर्नमेंट थी। और उन्होंने किसके अंडर किया था ये लॉन्च? स्कीम की थी नेशनल रूरल एम्पावरमेंट गारंटी एक्ट के अंदर ये 3 स्कीम उन्होंने लॉन्च की थी। ये किस लिए की थी? क्योंकि जो रूरल एरियाज़ थे, हमारे गांव थे पिछड़े, उनको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था लॉकडाउन के दौरान। तो नाम से ही पता चल रहा है क्या क्या इनिशिएटिव थे जो ये 3 योजनाएं या स्कीम लॉन्च हुई। बिरसा हरित मतलब हरा, तो रूरल प्लांटेशन के लिए था। नीलांबर जल पीताम्बर पानी, जल ही हो गया, तो वो था वाटर कंजर्वेशन को लेके। पोटोहो खेल मतलब खेल से रिलेटेड है, तो प्ले ग्राउंड, तो मेकिंग प्ले ग्राउंड से ये स्कीम रिलेटेड थी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टाइड अप विद iStem रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड टू टेक अप रिसर्च एक्टिविटीज़ ऑन कोविड-19? तो किसके साथ टाई अप किया था iStem रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड ने? तो वो था सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, CCM हैदराबाद में जो है।
इन्होंने इसके साथ कोलैबोरेशन करके जो नोवल कोरोना वायरस था जो ह्यूमन सेल लाइन थी उसके ऊपर रिसर्च किया था। साथ ही साथ ये रिसर्च कर रहे थे कि कोई अच्छी सी वैक्सीन भी इसको लेके बनाई जाए। तो इन्होंने दो जो रिसर्च सेंटर्स थे इन्होंने आपस में कोलैबोरेशन किया था फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ कोविड-19, जो रिसर्च एक्टिविटीज़ थी उसके लिए। हु ट्रांसलेटेड फर्स्ट द भगवत गीता इनटू इंग्लिश? तो भगवत गीता को पहली बार इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले हमारे जो थे वो थे हमारे फर्स्ट यूरोपियन थे जिनका नाम था सर चार्ल्स विल्किंस। इन्होंने स्टडी की संस्कृत की और ट्रांसलेट किया भगवत गीता को इंग्लिश में। साथ ही साथ इनको बंगाली और पर्शियन भी आती थी और इनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बंगाली और पर्शियन को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का भी काम मिला हुआ था। साथ ही साथ इन्होंने कालीनाथ भट्टाचार्य ऑफ विल्किंस जो थे उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखी अंडर द टुलेगा ऑफ कालीनाथ भट्टाचार्य के अंडर। ठीक है, साथ ही साथ अब हम यहाँ देखते हैं कि फ्रेंच में किसने की कन्वर्ट गीता जो भगवत गीता है हमारी, तो वो थे जेपी पॉड ने। तो जेपी पॉड ने सबसे पहले उठाई क्या, इंग्लिश वर्जन उठाया और उसको फ्रेंच में कन्वर्ट कर दिया। और इंग्लिश वर्जन किसका था, हमारा चार्ल्स विल्किंस का। अब हम कुछ स्कॉलर्स हैं वो किस चीज़ के लिए फेमस है वो पढ़ लेते हैं। जेम्स प्रिंसप वो थे हमारे एडिटर किसके, जर्नल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के। डिसाइफर्ड द कारोथी एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑफ एशियंट इंडिया। सर अलेक्जेंडर कुनिंगम थे, वो हरपन सील किया था 1875 में। चार्ल्स विल्किंस हम पढ़ चुके हैं, भगवत गीता को इंग्लिश में कन्वर्ट किया। साथ ही साथ ट्रांसलेशन ऑफ विष्णु शर्माज हितोपदेशा और एंड द स्टोरी ऑफ शकुंतला, इन्होंने ये इंग्लिश में कन्वर्ट किए। विलियम जोन्स इन 1784 में फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एशियन शेरुविला मंगला राजा महाविहारा टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? सो इट इज सिचुएटेड इन श्रीलंका। और श्रीलंका के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, त्रिकुमाला डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। और बुद्धिस्ट जो श्रीन्स बनाए थे श्रीलंका में उनमें से 16 होलिस्ट प्लेसेस में से एक है और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर भी है ये। किंग कविंसा ने इसको बनाया था 2nd सेंचुरी में। और साथ ही देख लेते हैं कि बुद्धिस्ट टेम्पल और कहाँ जो फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल है वो कहाँ कहाँ है। महाबुद्धि टेम्पल है इंडिया में, बौद्धनाथ स्तूपा है नेपाल में, वट बेंचमभूषित टेम्पल है थाईलैंड में। नेक्स्ट है हमारा ये तो हो ही गया है हमारा बुद्धिस्ट टेम्पल और ये सारा। अली दरवाज़ा है जो साउदर्न गेटवे ऑफ कुवैत और इस्लाम मॉस्क जो है वो दिल्ली में है। किसने बनवाई थी वो, तो अलाउद्दीन जो खिलजी थे उन्होंने ये अली दरवाज़ा बनाया था। और इन्होंने क्या क्या बनवाया है, क्या क्या इनके बारे में इंफॉर्मेशन है वो हम जान लेते हैं। अलाउद्दीन अडॉप्टेड, इसने जो टाइटल अडॉप्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने वो सिकंदर आज़म था। और अमीर खुसरो को भी टाइटल दिया गया तुते हिंद का। गेट और इन्होंने अली दरवाज़ा बनवाया था जो बहुत सारे फेमस है। हौज खास महल, हज़ार सतून, अलाई मीनार, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे। कंस्ट्रक्टेड अ न्यू कैपिटल एट सीरी, और इन्होंने एक अपनी नई राजधानी बनाई थी सीरी में। अहमद शाह दुरानी हैं, वो फाउंडर हैं दुरानी एम्पायर के जो कि अफ़गानिस्तान में है। अगला आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ये किसके लिए जाने जाते हैं, जूना खान से भी जाने जाते हैं। और उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली से देवागिरी में ट्रांसफ़र कर ली थी, या फिर हम कह सकते हैं दौलताबाद में। देवीगिरी का जो दूसरा नाम है वो दौलताबाद है। ही इशूड टोकन, और इन्होंने क्या चलाया, टोकन करेंसी चलाई। और इन्होंने एग्रीकल्चर का जो न्यू डिपार्टमेंट है वो भी सेटअप किया था अपने ईरा में, एम्पायर में। मोहम्मद गौरी शाहबुद्दीन मोहम्मद को ही मोहम्मद गौरी कहा जाता है। और ये घुरिद डायनेस्टी के रूलर थे। और जो हिस्टोरियन हैं बहुत सारे वो मानते हैं कि जो इस्लामिक एम्पायर के जो रियल फाउंडर हैं वो कौन है, मोहम्मद गौरी हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया
वर्ल्ड का कितना परसेंट जो थोरियम है वो रिजर्व करती है, तो 25% थोरियम रिजर्व करती है इंडिया। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च इंडिया के पास 10.70 मिलियन टन्स मोनाजाइट है, जो 9,63,000 टन्स थोरियम ऑक्साइड देगा या फिर जब हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थोरियम की जहाँ मिलता है, सबसे फेमस जो प्लेसेस हैं वो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जहाँ होती है वो है हमारा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, जो थोरियम डिस्कवर हुआ था पहली बार वो 1829 में हुआ था। मिनरलिस्ट जो मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं नॉर्वे के थे मार्टिन थेरिन एस्मार्क, और जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि हाँ ये थोरियम है वो थे स्वीडिश केमिस्ट थे जॉन्स जैकब बर्जलियम। और जो थोरियम यूज़ होता है अलॉइंग एलिमेंट्स में होता है, TIG वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स में, हाई एंड ऑप्टिक्स में, और इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि ये क्या है, फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में काम आता है, फ्यूल है इलेक्ट्रिसिटी का। तो थोरियम का जो केमिकल सिंबल है वो है हमारा TH, एंड इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारा 90। AMD जो एटॉमिक डिपार्टमेंट है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, वो उसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में सिचुएटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग जो कौन सी कंट्री में लार्जेस्ट मेज जो मक्का है सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है वो है हमारा US कंट्री में। और US कंट्री में जो टॉप सीरियल्स प्रोड्यूसर्स हैं हमारे कंट्री के, वो वर्ल्ड में USA स्टैंड करता है सबसे पहले नंबर पे। लुवा, लिनियोसिस, नेब्रास्का, ये हमारे क्या हैं टॉप मेज हैं, स्टेट्स हैं जो USA में तो मेज की पैदावार करते हैं। चाइना जो है वो सेकेंड नंबर पे आ जाता है मेज प्रोडक्शन में। ब्राज़ील और अर्जेंटीना भी टॉप प्रोड्यूसर्स हैं मक्के के। नेक्स्ट, व्हाट डज द रिट ऑफ मैंडेमस मीन? रिट का मतलब क्या होता है, मैंडेमस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रिट लिखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में वो है वी कमांड। इन ऑर्डर, इट इज़ एन ऑर्डर। रिट क्या है, ये क्या है, ऑर्डर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसको देते हैं, लोअर कोर्ट या पब्लिक या ट्रिब्यूनल कोर्ट को, क्या करने के लिए, टू परफॉर्म अ पब्लिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटी, कि उनको क्या क्या करना है। देयर आर 5 रिट्स दैट कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और 5 रिट्स दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कौन कौन से हैं, हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सेरिटोरारी। सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स अंडर, कौन से आर्टिकल के अंडर दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो है आर्टिकल 32, और जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के अंडर उनको पावर है कि वो रिट्स दे सकते हैं। सो यू मे हैव द बॉडी, हैबियस कॉर्पस टू, इसका मतलब है टू मे हैव द बॉडी, टू बी सर्टिफाइड, सेरेंटोरारी, देखो सर्टिफाइड और सेरिटोरारी इससे याद रख सकते हैं। और हैव द बॉडी, हैबियस, एच हैबियस से याद रख सकते हैं। बाय व्हाट वारंटो, वारंट्स, बाय व्हाट वारंट्स, क्वो वारंटो, तो वारंटो और वारंट से ये याद सकते हैं कि ये इसका मीनिंग है। और मैंडेमस, एम है, डबल एम है, तो ये कमांड से याद सकते हैं, वी कमांड। नेक्स्ट है, कार्लोस लिनियस इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ, अब हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे फादर ऑफ साइंस कौन थे, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे, तो ऐसे ही कार्लोस लिनियस फादर ऑफ थे हमारे टैक्सोनॉमी के, टैक्सोनॉमी के हो गया, और साथ ही इनको कहा जाता है फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, और ये इनको क्रेडिट जाता है फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ नेमिंग स्पीशीज़ के लिए, मतलब जो स्पीशीज़ था उनका फॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया था इन्होंने।
एडिशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, कुछ पर्सन्स के नाम है और वो किन किन के फादर कौन से सब्जेक्ट्स के क्या हैं। कार्लस लिनस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हैं ये। विंड सेरेफ हैं फादर ऑफ इंटरनेट। थियोफेरेस्टस हैं फादर ऑफ बॉटनी। बेंजामिन फ्रैंकलिन है फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इसमें ऑप्शंस थे, एम्ब्रोलॉजी के फादर कौन है, पैलेंटोलॉजी के और इवोल्यूशन के फादर कौन है, वो हम पढ़ते हैं। फादर ऑफ एम्ब्रोलॉजी हैं कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर, वो मॉडर्न एम्ब्रोलॉजी के क्या है फादर हैं। कब पैदा हुए थे, रशिया में पैदा हुए थे 1792 में। इन्होंने एम्ब्रोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स पढ़ा था और इन्होंने डिस्कवरिंग किया कि ब्लास्टुला स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड द नोटोकॉर्ड ही फॉर्म स्टेज को क्या किया था, डिस्कवर किया था, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ब्लास्टुला एंड द नोटोकॉर्ड। ही फॉर्मुलेटेड सम लॉज, इन्होंने कुछ लॉज किए थे, व्हाट बिकम नोन एज बेयर्स लॉ ऑफ एम्ब्रोलॉजी। तो उनको क्या माना गया, उनको क्या नाम रखा गया कि वो एम्ब्रोलॉजी के लॉज है, तो उनका क्या नाम रखा गया, बेयर्स लॉ ऑफ एम्ब्रोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा क्यूवियर, जीन लियोपोल्ड निकोलस फ्रेडरिक बैरन क्यूवियर, इतना बड़ा नाम इनका, वो है हमारे फादर ऑफ प्लेटोनोलॉजी। प्लेटोनोलॉजी क्या है, एक फील्ड है बायोलॉजी का वेयर द मेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी एंड रिसर्च इज एनिमल्स और प्लांट फॉसिल्स। तो एनिमल्स और प्लांट फॉसिल्स की जो स्टडी होती है और बायोलॉजी का फील्ड है प्लांट्स और एनिमल्स, तो उनकी स्टडी को हम प्लेनेटोलॉजी बोलते हैं। दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो रिलेटेड विद जियोलॉजी इन सम एस्पेक्ट्स, जियोलॉजी से भी कुछ ना कुछ ये सब्जेक्ट रिलेट करता है। प्लेंटोलॉजी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 18th, तो सब जो उसका पहला इंट्रोडक्शन हुआ प्लेंटोलॉजी का वो 18th सेंचुरी में हुआ था। और फेमस बायोलॉजिस्ट थे जो जीन लियोपोल्ड निकोलस फ्रेडरिक बैरन क्यूवियर, इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। दैट्स वाई जो क्यूवियर है वो फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी कहलाते हैं। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन, इन फुल चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ये उनका जन्म कब हुआ था, फरवरी 12 1809 में श्रिसबरी शिरोस्फायर इंग्लैंड में, और ये इनकी मृत्यु कब हुई, 19 अप्रैल 1882 में डाउन कैंट में। तो इंग्लिश नेचुरलिस्ट से जिन्होंने साइंटिफिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी बाय नेचुरल सिलेक्शन बिकम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इवोल्यूटरी स्टडीज़। और वो क्या बनी, वो जो मॉडर्न स्टडीज़ है उनका क्या है, फाउंडेशन बनी, ठीक है, एक नींव बनी जो चार्ल्स डार्विन ने की थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है, अ पर्सन इज सेड टू बी एनेमिक इफ हिज बॉडी हैज़, मतलब कोई बंदा एनेमिक है, उसमें खून की कमी, कहते हैं कि इसमें खून की कमी है, तो उसमें क्या कमी हो जाती है, किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। उनका जो मेन फंक्शन होता है वो कैरी करना होता है ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर पूरे बॉडी पार्ट्स में फैलाना, एंड और वापस क्या लाना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिन पार्ट्स के पास वो गया है ब्लड आरबीसीज लेके, उनको तो ऑक्सीजन दे दिया और वापस इन बैक में क्या ले आया, कार्बन डाइऑक्साइड ले आया हर एक बॉडी पार्ट से। इसकी डेफिशिएंसी से, आरबीसीज की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। आरबीसी इज़ फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, जो हमारी बोन मैरो होती है वहाँ पे आरबीसीज बनते हैं, एंड डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन द लीवर एंड द स्प्लीन, और इसका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, लीवर और स्प्लीन में होता है हमारा। अब आ जाता है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स क्या होते हैं। मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, दे काउंट इज यूज टू डायग्नोज वेरियस काइंड ऑफ डिजीज, ठीक है। मोनोसाइट्स सर्व एज अ पार्ट ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय ईटिंग ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, अगर हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी, अगर हमारे शरीर में वाइट ब्लड की कमी होगी तो हम इजीली उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे उस इन्फेक्शन को। सो व्हेन अ मोनोसाइट इज फाउंड इन अ टिश्यू इट इज़ कॉल्ड अ मैक्रोफेज, अगर मोनोसाइट किसी टिश्यू में पाया जाता है उस टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज बोलते हैं। दे आर इरेगुलर इन शेप, कोई इनकी प्रॉपर शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप होती है,
लार्जर इन साइज देन लैम्फोसाइट्स, और लैम्फोसाइट से क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, 1 से 6% में ये पाए जाते हैं। विच फोर्स इज एक्सर्टेड बाय एयर ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में हम उछालते हैं और उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या कहलाता है, वो होता है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। So friction force always acts in the direction opposite to that in which the body tends to move, which means against the direction of the force। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने टायर है, टायर को किसी स्लांट या फिर वैसे ही कर लो, स्लांट नहीं तो नॉर्मल ऐसे उसको रोल कर दिया। रोल करने के बाद जब वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा तो वो रुका कैसे, क्योंकि उस पर अपोजिट जो फोर्स लगा वो था हमारा फ्रिक्शन फोर्स। द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स दैट अपीयर टू मूव द बॉडी बिफोर द लिमिटिंग वैल्यू इज रीच्ड। तो जो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता है, जितना हमने फोर्स उस पर पहली बार लगाया था उतना ही फोर्स वो लगता है जब वो रुकने की स्थिति में होता है। ठीक है, द restricting friction magnitude bears a constant ratio between the two surfaces to the natural reaction. Next is friction force is dependent upon surface. Obvious है, अगर मान लो सरफेस रफ या स्मूदन्स होगा तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। द फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द टू सरफेस, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि टू सरफेस के बीच में कि जो एरिया कांटेक्ट में आ रहा है उस चीज़ के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो हमें पढ़ने हैं फोर्सेस से रिलेटेड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑल्सो नोन एज द कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स भी कहा जाता है, इज एन अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, अट्रैक्ट भी करता है और रिपल्सिव भी फोर्स है, इंड्यूस्ड बाय इट्स इलेक्ट्रिक चार्जेस बिटवीन पार्टिकल। जब जो इलेक्ट्रिकल जो पार्टिकल्स होते हैं जब उनमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस पैदा होता है उस चीज़ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। उनके बीच में या तो वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं या रिपल भी कर सकते हैं। पॉजिटिव रिपल करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं हम। दिस कूलम्ब इंटरेक्शन इज नेम्ड आफ्टर चार्ल्स अगस्टिन डी कोलम्ब अ फ्रेंच। तो इसका नाम कूलम्ब इंटरेक्शन कब पड़ा, जो फ्रेंच फिजिस्ट थे उनके नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वन ऑफ द नेचर्स 4 बेसिक फोर्सेस, 4 बेसिक फोर्सेस में से एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और हम इस कूलम्ब वी मेक यूज ऑफ द कूलम्ब लॉ टू ओवरकम द फोर्स जनरेटेड बाय चार्जिंग कॉन्फ़िगरेशन। जो चार्जेस के जो हमारे चार्जेस पैदा होते हैं उस पे जो फोर्स पैदा करते हैं उसको ओवरकम करने के लिए हम कूलम्ब लॉ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट्स और रिपल करते हैं। ठीक है, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी 2 तरह के हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन, which occurs because of their motion between electrical charged particles. The magnetic force between two moving charges can be defined as the effect that one magnetic field produced by the other exerts on either charge. Next is force of gravity. Universal law of gravity है जो क्या कहती है, एनी टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास, उनके पास मास है, विल अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद कुछ फोर्स से जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मास के प्रोडक्ट से। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द फोर्स इज ऑल्सो, जो फोर्स है वो साथ ही साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। किसके, मान लो 2 डिस्टेंस बिटवीन कोई ऑब्जेक्ट हैं और उनके सेंटर से जो डिस्टेंस लिया गया है उसके स्क्वायर के क्या होगा, हमारा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच इज गिवन एग्जाम्पल या फिर विच एग्जाम्पल इज ऑफ हर्बीवोर। तो डियर हमारा क्या है, हर्बीवोर का एग्जाम्पल है। बियर, कैटफिश, डॉग, जो ऑप्शंस थे हमारे उसमें क्या है, ये क्या है, हमारे ऑमनिवोरस हैं।
हर्बीवोर कौन होते हैं? जो हमारे घास खाते हैं, स्पीशीज ऐसी हैं जो हमारी क्या हैं, घास खाती हैं, ठीक है, लीव्स खाती हैं, या फिर मराइन जो एल्गी होती है वो खाते हैं। तो उनकी डाइट के अकॉर्डिंग जो ये स्पीशीज खाते हैं, तो वो उनका जो माउथ का जो पार्ट होता है वो किस चीज़ में मॉडिफाई है, उनका रास्पिंग, या फिर वो क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। Herbivore is a form of consumption in which the organism mainly eat autotrophs such as plant, algae and so herbivore जो फॉर्म होती है वो क्या, कौन सा ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करती है? ऑटोट्रॉफ्स को, ठीक है, या फिर फोटोसिंथेसिसिंग बैक्टीरिया को। फोटोसिंथेसिस किस में होगा? प्लांट्स में, तो ऑब्वियस है वो क्या खाएंगे? प्लांट्स को खाएंगे। नेक्स्ट है उन जो ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा क्या था? द मेन ऑब्जेक्ट जो था IRDP का इंटीग्रेटेड, वो था हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना पुअर पीपल को, ठीक है। इट वाज लॉन्च्ड, ये क्या लॉन्च हुआ था? 1978 में गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा, और 1980 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका जो मेन नेम था वो था हमारा जो पॉवर्टी से बिलो पीपल हैं उनको, उन फैमिलीज़ को हेल्प करना और उनको एम्पावर करना। जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, रूरल आर्टिस्ट्स हैं, लेबरर्स हैं, और जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, वो उनके बेनिफिशरीज थे इस प्रोग्राम के। जो IRDP है वो 1978 में ये बता चुके लॉन्च हुआ, और 1980 में इम्प्लीमेंट हुआ था, और इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? रूरल यूथ्स को ट्रेनिंग देना, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव जो था। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पुअर, मतलब पुअर को तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना, साथ ही साथ उनकी जो स्किल्स हैं उनको भी डेवलप करना, ताकि जो उनकी लिविंग कंडीशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो सके। The program is considered on the best योजनास to do away with poverty related problem। तो इस प्रोग्राम के अंडर IRDP में ये रखा गया कि बेस्ट से बेस्ट जो योजनाएं हैं या स्कीम्स हैं वो लाई जाएंगी, और पॉवर्टी रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर पूरी हो सकती है तो सब्सिडीज़ दी जा सकती है, तो ऐसी ऐसी स्कीम्स उसमें लाई जाएंगी। नेक्स्ट है गॉन विद द माइंड। ये बुक किसने लिखी थी? गॉन विद द माइंड क्या है? एक नॉवल है, अमेरिकन राइटर मार्गरेट मिचेल ने लिखा है, और ये 1936 में पब्लिश हुआ था। इसमें क्या स्टोरी है? कैलेटन कंट्री और अटलांटा बोथ क्या है? जॉर्जिया में है। तो अमेरिकन सिविल वॉर के अंडर एंड रिकंस्ट्रक्शन ईरा के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया है? मेनली इसमें क्या डिपिक्ट करता है कि एक स्ट्रगल दिखाया गया है, एक यंग स्कैटलेट ओहारा द स्पॉइल्ड डॉटर ऑफ अ वेल टू डू प्लांटेशन ऑनर, कि उसको जो स्पॉइल्ड बिगड़ी हुई जो लड़की थी उस जो प्लांटेशन ओनर था उसका स्ट्रगल दिखाया गया है, ठीक है। Which city is the world renowned for one of the most traditional embroidery style? चिकनकारी। तो ऑब्वियस चिकनकारी है तो लखनऊ में फेमस है चिकनकारी स्टाइल, जो कढ़ाई वगैरह जो होती है चिकनकारी, वो है हमारे सिटी लखनऊ की। सो इट इज़ वेरी इंट्रिकेट एंड डेलिकेट थ्रेड वर्क, डेलिकेट थ्रेड वर्क है डन बाय द जो मेनली मुस्लिम्स वर्क करते हैं चिकनकारी का, ठीक है। नाउअडेज द वर्क इज़ बीइंग यूज्ड टू डेकोरेट अ वाइड वैरायटी ऑफ फैब्रिक। बहुत सारे अलग अलग फैब्रिक्स को डेकोरेट करने के लिए ये जो चिकनकारी है थ्रेड वर्क है वो किया जाता है। देर आर मैनी व्यू रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ दिस एम्ब्रॉयडरी, मतलब कहाँ से ये ओरिजिन हुआ इसका। कुछ बिलीव करते हैं कि ये पर्शिया में ओरिजिनेट हुई है एंड वॉज टॉट टू इंडियन बाय पर्शियन ट्रेडर्स, और जो पर्शियन ट्रेडर्स आए थे उन्होंने इंडियंस को सिखाया। अदर सोर्सेज से हमें पता चलता है कि मैगेंथिसिस डेट बैक टू 3rd सेंचुरी BC में ये इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई, ऐसा कहा जाता है, कुछ सोर्सेज से ऐसा पता चलता है। साथ ही साथ नूर जहाँ जो जहांगीर की क्वीन थी
आल्सो एग्रीगेटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ चिकनकारी टू इंडिया। कई कहानियों में ऐसा मतलब सुनने में आया कि जो नूरजहाँ थी, क्वीन जहांगीर की, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था चिकनकारी को इंडिया में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ सिटीज़ और उनके जो निकनेम्स हैं, सॉब्रिगेट्स, उनके बारे में। अहमदाबाद को द वॉल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद कहा जाता है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है अहमदाबाद। साथ ही हैदराबाद को द सिटी ऑफ पर्ल्स। ठीक है, देखो ये हैदराबाद में बैड जैसे बीड होता है मोती, तो पर्ल से याद रख सकते हैं। उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स के नाम से सब सॉब्रिक्वेट या निकनेम से जाना जाता है। जैसे पिंक सिटी कहाँ है, जयपुर है, ऐसे उदयपुर क्या है, द सिटी ऑफ लेक्स है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इस टॉपिक पे जो सॉब्रिकेट्स और निकनेम्स हैं, इससे जो भी हमारी कंट्री में जो स्टेट्स हैं उनको क्या किस नाम से जाना जाता है, अलग निकनेम्स क्या हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना रही हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब।